नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में की बैठक के दौरान APPSC की आगामी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों की गई समीक्षा। देश भर में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 61.13% हुई। राजधानी ईटानगर में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहे बंद। सड़कों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की आवाजाही रही बंद। केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देश और विदेश के प्रशिक्षकों की ली जाएगी सेवाएं। कहा, भारतीय खेल प्रशिक्षकों के लिए 2 लाख रुपए के वेतन की सीमा को भी हटाया गया। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग APPSC के सदस्यों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में बैठक की। बैठक के दौरान APPSC की आगामी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने राज्य की सिविल, पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के उम्मीदवारों के बीच पारदर्शिता और निष्पक्षता की भावना पैदा करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि APPSC ही एक ऐसा संस्था है जो अच्छे प्रशासन और लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व की सहायता के लिए अधिकारियों को मुहैया कराती है। राज्यपाल ने APPSC की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार, नागरिक प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वित टीम भावना का सुझाव दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग द्वारा चयनित किए गए अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है। श्री खांडू ने कहा कि आयोग की कार्यक्षमता में सुधार से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के कार्यक्रमों को पहुंचाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि समय से APPSC परीक्षाओं के आयोजन से राज्य सरकार की कार्य संस्कृति और क्षमता में सुधार होगा। उन्होंने सरकार की तरफ से आयोग को हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि लॉ ऑफिसर की नियुक्ति और नए कार्यालय भवन को प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4,39,947 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,514 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 61.13% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 से 22,252 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 60,19,665 हो गई है। पिछले 24 घंटों में वायरस से 467 लोगों की मृत्यु के साथ देश भर में मृतकों की संख्या 20,160 हो गई है। फिलहाल देश में 2,59,557 मरीजों का इलाज हो रहा है। उधर असम में स्वास्थ्य विभाग ने गुवाहाटी के पांडु इलाके में लोगों की कोविड-19 की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। गुवाहाटी में कल 598 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस समय असम में 4,623 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीच जोरहाट के उपायुक्त ने 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जोरहाट नगर निगम इलाके में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड से एक और व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार मृतक व्यक्ति किडनी की गंभीर बीमारी से भी पीड़ित था। राज्य में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों के कोविड जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं, जबकि प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 176 है। कल कोविड संक्रमण का सिर्फ एक मामला सामने आया है, वहीं 14 अन्य व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में अब तक कुल 92 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अपर सुबनसिरी जिले में कोविड का पहला केस दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार दिल्ली से आए व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव पाया गया। हालांकि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे बाकी सभी लोग नेगेटिव पाए गए हैं। हमारे अपर सुबनसिरी के जो फर्स्ट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है उनका डिटेक्शन 5 तारीख को किया गया था, इसी महीना का। और वो हमारे दापोरिजो में 29 को आए थे एक सरकारी बस में अपने इनमेट्स के साथ, और बंदरदुआ से 28 को रवाना हुआ था।
तो हमने उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा था और उनका सैंपल हमने 2 तारीख को कलेक्ट किया था। तो जितने भी हमने सैंपल कलेक्ट किया उनके इनमेट्स के पूरा नेगेटिव है और उनका ही पॉजिटिव आया। बाकी इनमेट्स को हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा ताकि और 5 दिन के बाद हम उनका फिर रीटेस्ट ले सकें। और उनको हमने उसी दिन 5 तारीख को हमारे कोविड केयर हेल्थ सेंटर में हमने शिफ्ट किया और वो पेशेंट अभी स्टेबल है। उनका हेल्थ कंडीशन ठीक है, वाइटल पूरा स्टेबल है और वो दिल्ली रिटर्नी है। तो इसलिए मैं पब्लिक से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया पैनिक मत होइए, इसके जगह में आप लोग कोशिश रहिए। और मैं अपने इस दापुरजो के पब्लिक से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स इस पैंडेमिक को रोकने के लिए, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो जोरदार काम कर रहे हैं, उनको आप साथ दीजिए, ना कि उनको रुकावट कीजिए, ना कि उनको घृणा कीजिए। मैं उनको से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ताकि दे मे बी एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली। तो इसलिए मैं पब्लिक को फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग घबराइए मत और अपने एक प्रिकॉशंस को मेंटेन कीजिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सपोर्ट कीजिए। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में कल शाम से 7 दिन के लिए लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। क्षेत्र में मेडिकल स्टोर और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। ज़्यादातर सरकारी कार्यालय, निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद हैं। हालांकि लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक आपूर्ति, पानी और बिजली सहित आपातकालीन सेवाएं जारी है। राजधानी ईटानगर के सभी इलाकों में यातायात और लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल शाम से लॉकडाउन लागू है। यहाँ कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन पिछले सप्ताह राजधानी क्षेत्र में कुछ ज़्यादा मामले आए थे कोरोना पॉजिटिव होने के। हालांकि ये सभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से आए थे, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर एक बार फिर से 1 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन ईटानगर और उसके आसपास के इलाकों में लागू किया है। दिशा निर्देश पहले से ही जारी कर दिए गए हैं। जगह जगह नाकेबंदी है और केवल आवश्यक सेवाओं या ऐसे सरकारी विभागों में जिनकी ज़रूरतें हैं केवल उन्हें आने जाने दिया जा रहा है। अस्पताल कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को जो है अनुमति दी गई है। बैंक के ATM खुले हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है दैनिक कारोबार पूरी तरह से बंद है। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति तो जारी रहेगी, लेकिन मेडिकल स्टोर और ज़रूरी सामानों की दुकानें समय समय पर आवश्यकता अनुसार ही खोलने की अनुमति दी गई है। इस बीच राजधानी क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में केवल एक ही मामला सामने आया है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 14 से ज़्यादा है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अब तक राज्य में जितने भी लोग आए हैं, करीब 13,000 से ज़्यादा रिटर्नीज़ आए हैं दूसरे राज्यों से, उन सब की जांच की गई है और उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में अनिवार्य रूप से रखा गया है जब तक कि उनकी जांच पूरी नहीं हो गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार ने ये भी दावा किया है कि उसके इंतज़ाम पुख्ता हैं और वो कोई भी ढिलाई नहीं बरत रहे हैं ताकि राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। ईटानगर से डोगिन रांडा के साथ संजय प्रताप सिंह। लोहित जिले के विभागीय प्रमुखों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और बाजार समिति के सदस्यों ने कल कोविड ड्यूटी के तहत डिब्रूगढ़ तक कोरोना जांच के लिए सैंपल ले जाने के कार्य में लगे एम्बुलेंस ड्राइवर सांगपुला तायो की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्वर्गीय तायो के परिजन भी उपस्थित थे। मृतक की पत्नी राधिका छेत्री तायो ने कहा कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए वे समय से सैंपल की जांच के लिए डिब्रूगढ़ तक पहुंचाने में लगे हुए थे। सपोर्ट मिलेगा और ये भी नहीं सोचा था मेरा हस्बैंड इतना अच्छा काम करके जाएगा बोलते क्या तो है, फिर भी प्राउड भी फील कर रहे हैं हम। एक कभी सोचा नहीं था इतना मतलब नाम एक आएगा उसका वजह से हम लोग भी मतलब ना एक प्राउड फील कर पाएगा बोलते कभी नहीं सोचा था। इसलिए आप सभी अरुणाचलवासियों और जितना लोग सबको बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग का सपोर्टिंग और आप लोग का साथ दिया वाला हमेशा आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग को ना आप लोग का वजह से थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा है, थोड़ा सा भी हौसला भी है। सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद है। दिल में दुख तो है, मेरा बेटा इतना कम उम्र में ना गुजर गया बोल के
फिर भी एक तरफ सोचने से तो जितना हमको मेडिकल स्टाफ लोग, यहाँ का लोकल लोग, सब लोग हमको जैसे सपोर्ट किया, उसको देख के एक दिल में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि कोविड महामारी ने लोगों को संचार के नए तरीकों के बारे में सोचने को विवश किया है। फिक्की फ्रेम्स 2020 के उद्घाटन सत्र में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इस महामारी के मद्देनजर फिल्मों की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा ताकि कोविड के कारण फिल्म निर्माण के रुके हुए कार्य को फिर से शुरू कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म, TV सीरियल, एनिमेशन सहित सभी तरह के फिल्म निर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा जल्द ही करेगी। The importance of Indian media and entertainment sector cannot be stressed enough. The content we produce, television, film and digital original, is consumed in over 150 countries. The sector generates millions of jobs, significant revenues, and despite the impact of COVID, it is growing at a good pace. There is need for more entrepreneurs, founders and leaders in the media and entertainment sector to steer the industry forward. We need more innovation, origination and ownership. And the Government of India stands shoulder to shoulder with the industry in achieving all this. We all need to work together to make a progress and harness the soft power of India, that is media and entertainment. The first among these is the government is रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन BRO की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित बैठक में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। BRO के महानिदेशक ने सीमा क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में प्रस्तुति दी। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़कों के विकास और रखरखाव का काम करता है। इधर BRO विश्व के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग लद्दाख के करदुंगला में सड़क डबल लेन करने का काम तेजी से कर रहा है। ये मार्ग सियाचिन ग्लेशियर सहित चीन की सीमा तक यातायात की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस सड़क का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। सड़क के डबल लेन बन जाने से सेना के साथ साथ सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही आसान और सुरक्षित हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होगी। UGC ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। सुरक्षा, विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए UGC ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। UGC ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी, जो कि पहले जुलाई में होनी थी। केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देश और विदेश के प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जाएगी। श्री रिजिजू ने बताया कि भारतीय खेल प्रशिक्षकों के लिए 2 लाख रुपए के वेतन की सीमा को भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से स्थानीय प्रशिक्षकों और प्रशिक्षण देने के मामले में स्थिरता आएगी। कोचेस हैं जिसको हमने एक एग्रीमेंट के तहत, उसको कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखा है, उसको हम लंबा समय दें, अच्छा समय मिलना चाहिए। पहले कुछ गलती होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, टर्मिनेट करता अलग बात है, लेकिन 4 साल तक हम उसको रख सकते हैं। तो जैसे कि अगले साल ओलंपिक आने वाले हैं, कुछ कोच अभी 1-2 महीने में छोड़ देंगे, तो फिर नया कोच आना, फिर ट्रेनिंग करना, ये फिर हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। जो 2021 टोक्यो को ध्यान में रखते हुए हमने सारा जो कोचेस का भी एक्सटेंशन कर दिया और 4 साल के लिए लंबा सबको मौका दिया है। दूसरा मैंने जो फैसला लिया वो हमारे जो भारतीय कोच के लिए क्या है कि कुछ हमारे पास भी ऐसे टैलेंटेड कोच है जो वर्ल्ड क्लास कोचिंग दे सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपया का सैलरी कैप करके, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा हमारे भारतीय कोच को मिल ही नहीं सकते।
तो ये तो ठीक नहीं है, ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। अपने ही भारतीय कोच के ऊपर में हमने एक लिमिटेशन डाल दिया, ये ठीक नहीं है, तो उसको भी हटा दिया। अभी हमारे इंडिया में जो भी अच्छा कोच हम पैदा करेंगे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी कोच है उनका बराबर सैलरी मिलना चाहिए, वो हमने प्रावधान किया है। तो मेरे ख्याल से ये नया फैसला जो हमने लिया है, इससे हमारा जो इंडिजिनियस लोकल कोचिंग का एक स्तर भी बढ़ेगा और उस लोकल कोचेस को प्रोत्साहन भी मिलेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।